आपने रामायण देखी होगी, बेशक देखी होगी। और रामायण का बालकांड का वो दृश्य जरूर देखा होगा जब जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए अपने माता पिता को कांधे पर ले जाते हैं चारों धाम कराने के लिए। ये दृश्य हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक प्रेरणा देता है कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जद्दोजहद हमेशा करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में, आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे हैं अर्पित। हमारे बुंदेलखंड में एक ऐसे ही व्यक्ति हुए जो रहने वाले महोबा के हैं, गांव धौर्रा है, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए हर तरीके के प्रयत्न किए और अभी भी उनके प्रयत्न जारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश मिश्रा। धन्यवाद जी। कैसे हैं सर आप? हम बहुत बढ़िया हैं। आपने जो बात अभी कही श्रवण कुमार की, मैं कोई श्रवण कुमार नहीं हूँ। श्रवण कुमार तो एक पात्र हैं जो रामचरितमानस में थे। मैं तो एक माता पिता के द्वारा बताई गई बातों को सच्चे ढंग से लागू करना उतना ही कर रहा हूँ। मेरे पिताजी दशरथ नहीं थे। मेरे पिताजी साधारण कार्यकर्ता थे, संघ के एक स्वयंसेवक थे पहली पीढ़ी के, और उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र भारत माता के लिए जो कुछ करना था वो उन्होंने किया था। मेरे मन में विषय आया कि कई बार अच्छे लोगों की कहानियां लोगों तक नहीं आती हैं तो लोग जो है निराश और हताश होते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य दद्दा जी के बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने दिल्ली में रहते हुए उनके जाने के बाद जो सेवा के काम शुरू किए वह सबके बीच में पहुंचे, लोग लाभान्वित हों, यही हमारा उद्देश्य। सर, आपने बताया कि जब दद्दा जी नहीं रहे इस लोक में, तो ये आपको कैसे जहन में आया कि हमें दद्दा जी के नाम का एक न्यास बनाना चाहिए और गरीबों और हर तरीके के वर्गों को मदद करनी चाहिए जितनी हो सके? किस तरीके से आपके जहन में आता है ये? हमारे दद्दा जी हमेशा अनामिकता की बात करते हैं। वो कहते थे सेवा करके फोटो खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने कभी भी अपने को इस रूप में प्रचारित नहीं किया। दद्दा जी अपनी 92 साल की उम्र में जब स्वर्गवासी हुए तो हमारी पूज्य माता जी कहती थी कि दद्दा जी ने जो काम शुरू किए थे, और वो बहुत दिनों तक, लास्ट के दिनों में 6 महीने बीमार थे, तो एक हमारे गांव का व्यक्ति दद्दा जी को कुछ पैसे लौटाने एम्स अस्पताल में आया, और वो पैसे बहुत थोड़े भी थे और बहुत थे। तो माता जी ने कहा कि पिताजी को तो बचना नहीं है क्योंकि उनके लक्षण, डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, इस पैसे से भैया कोई सेवा का काम शुरू करना है। और माता जी ने अपने जीवित रहते 17 मार्च को ट्रस्ट का गठन कराया 2016 में। मतलब आपकी माता जी ने इस ट्रस्ट की शुरुआत थी, वो हमारी संरक्षक थी और उनकी प्रेरणा से ये ट्रस्ट का गठन हुआ। गठन में भी उन्होंने कहा ट्रस्ट भैया संस्थाएं बनती हैं बिगड़ती हैं, इसलिए तुम चारों भाई बहन मिल करके और जो दद्दा जी ने बातें बताई हैं उनको आगे बढ़ाओ, ये उनकी इच्छा थी। और सर, हम आगे की बातचीत और भी करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ दद्दा जी के बारे में विस्तार से, क्योंकि दद्दा जी के बारे में जहां तक मैंने सुना है कि दद्दा जी अब शिक्षा को लेकर के बड़े अवेयरनेस रहते थे, जागरूक रहते थे, तो उसको लेकर के आप थोड़ी सा मुझे विस्तार से बताइए। दद्दा जी धवर्रा गांव में पैदा हुए, एक साधारण किसान ब्राह्मण परिवार में। उनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्होंने 1946 में हाई स्कूल की परीक्षा अजमेर बोर्ड से सर्वोत्कृष्ट नंबर से पास की थी। सर, राजस्थान से? उस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं था, सीपी एंड बरार होता था, और वो सेंट्रल बोर्ड होता था। अच्छा, जिसको बोलते थे सीपी एंड बरार, जो आज सीबीएसई हो गया है। हाँ, उस समय जो उसका केंद्र अजमेर था, अभी भी बहुत दिनों तक सीबीएसई के मुख्यालय अजमेर था। तो अजमेर बोर्ड उन्होंने जब टॉप किया तो उनको जो है सब विषयों में विशेष योग्यता मिली। उस समय उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, गणित भी होती थी और हिंदी भी होती थी, उनको भूगोल भी थी। उनको सब विषयों में विशेष योग्यता के साथ 10वीं परीक्षा पास की। पहले क्या होता था, अंग्रेजों का शासन था, 10वीं पास किया तो उससे पोस्ट मास्टर की उनको नौकरी मिली और उन्होंने झांसी में पोस्ट मास्टर हो गए। पोस्ट मास्टर हो गए, अच्छा काम करते थे, विवाह भी हो गया। बाद में जो है जमींदार की बेटी थी, उनकी जमींदार की बेटी थी हमारी माता जी। बाद में जो है उन्होंने जो पोस्ट मास्टर की नौकरी करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम उछाल मार रहा था। झांसी में भाजी वाली नरिया में एक डाकघर होता था, वहाँ कैंपस में शाखा लगती थी।
देश आजाद हो गया, देश में एक तरफ गांधीवादी विचार था, एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात थी। गांधी जी की हत्या हो जाती है और गांधी जी की हत्या होने के बाद एक परिस्थिति ऐसी बनी कि जो लोग संघ पर प्रतिबंध लगा और कहा कि आरएसएस वालों ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो गांधी जी की हत्या के आरोप में पिताजी के कैंपस में शाखा लगती थी, लोगों को लगता था यही सब जो है हत्यारे लोग हैं, तो उनको जेल भेज दिया। ये वीर सावरकर के साथ भी बड़ा रहा है कि गांधी जी की हत्या को, तो ऐसे जो है विषय चले और पिताजी ने उनको बड़े उससे फेस किया। 6 महीने गांधी हत्या में जेल रहे, बाद में सत्य की जीत होती है, संघ से प्रतिबंध हटा और पिताजी जेल से बाहर आए। तब लोगों को लगा, सरकार भयभीत रहने लगी कि ऐसे कहने से कहीं ये फिर से कोई एक हिंदूवादी धड़ा अलग ना बन जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई सरकारी नौकरी करना है या आपको आरएसएस का काम करना। तो उन्होंने कहा कि हमें स्वयंसेवक संघ का काम करना है और नौकरी छोड़ दिया। ये उनका पहला त्याग का उदाहरण है जो आज की नई पीढ़ी को बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को चीजें पता ही नहीं है। इतिहास तो क्या, हम पीछे 3 महीने घटनाएं भूल जाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 1948 में कोई व्यक्ति पोस्ट मास्टर की नौकरी छोड़ के, पीछे पत्नी थी, वृद्ध माँ बाप थे, किसान परिवार के थे, उनके मन में जो देशभक्ति की भावना थी, हमें लगता है कि आज वो किसी बड़े से बड़े त्यागी पुरुष के पास में भी शायद नहीं होगी। और बाद में वो संघ के प्रचारक बने। परम पूज्य अशोक सिंघल जी, रज्जू भैया जी, भाऊराव देवरस जी जैसे लोगों के संपर्क में आए। सर कश्मीर में भी उनने तिरंगा लहराया था, ऐसा कुछ मैंने बिल्कुल गए थे। उनकी मैं एक एक चीजें थोड़े थोड़े बताता हूँ। संघ के प्रचारक रहे वो, यहाँ से कानपुर में रहे, वहाँ वैद्यगिरी की पढ़ाई की, डॉक्टरी सीखी उन्होंने, क्योंकि परिवार पीछे था। बाद में जो है उनके 4 पुत्र हुए। उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया, बालिका शिक्षा के लिए पूरा जीवन दिया। 4 बहनों को MA BEd तक पढ़ाई कराई, एक बहन को PhD कराया, हमको PhD तक पढ़ाई कराई। शिक्षा के बारे में इतने जागरूक थे कि धवरा गांव में जाने की सड़क नहीं होती थी। सब बच्चों को नौगांव के अच्छे विद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया लिखाया। इससे जो है हमें लगता है कि उन्होंने जो संस्कार दिए, आज उनके बातों को याद कर करके हमको लगता है कि हम भी अपने गांव के कुछ लोग पिछड़े हैं, लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, स्कूलों में सुविधा अगर नहीं है, तो हम अपने न्यास के माध्यम से उनकी सेवा कर पाए। सर जहाँ तक मुझे पता है कि उनको हमेशा एक सपना था कि गांव में हर बेसिक मूलभूत जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको निपटाने के लिए हर बेसिक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको लेकर के आपने हर तरीके के प्रयत्न किए और कोशिश अभी निरंतर चल रही है। सर ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने गांव धौर्रा में वो चीज़ें बेसिक जो अवेलेबिलिटी होती है वो अवेलेबल कराई हैं? सर सबसे तो वो कहते थे कि जो स्वस्थ मनुष्य रहे तो आदि समस्याओं की जड़ समाप्त होती। गाँव के कुष्ठ रोगियों को वो नैनी के तक ले जाते थे इलाज कराने के लिए। अच्छा। उस समय कुष्ठ रोग, टीबी बहुत फैलती थी। टीबी अस्पताल नौगांव में ही था, लेकिन कुष्ठ रोग के लिए नैनी, इलाहाबाद के पास जो जंक्शन है, वहाँ बहुत बड़ा कुष्ठ आश्रम था, वहाँ ले जाते थे, इलाज कराते थे। उनको कोई भेदभाव नहीं लगता था। उनको खुद ही ले जाते थे अपने? खुद लेके जाते थे। ट्रेन में बुंदेलखंड पैसेंजर चलती थी, उससे लेके जाते थे और इलाज कराते थे। गाँव में आज वो लोग जीवित हैं। उनकी कभी बात सुनी, एक जोगी गढ़ दिया उसमें से जिंदा है, और उसकी माँ बाप, कई परिवारों में ऐसा रहता था। तो कुष्ठ रोगियों को ले जाते थे। कुष्ठ रोगियों के बाद जो है गांव में उन्होंने पेड़ लगाए, गांव में अच्छी हवा रहे। आज भी उनके लगाए हुए पीपल के पेड़, नीम के पेड़ आज भी उनके गांव में लगे। उनका कहना था खेत का पानी खेत में रहे, इसलिए मेड़ बनाना, खेत में अच्छे गोबर के खाद का प्रयोग करना। गांव भर का गोबर वो खुद बटोरते थे, गौ सेवा करते थे। हर एक को कहते थे 2-2 गाय रखोगे तो जो है दूध भी मिलेगा, गोबर भी होगा। हमारे यहाँ आज भी कई खेतों में आज भी अंग्रेजी यूरिया खाद नहीं डाला जाता है, हम उसके खिलाफ में हैं, और वो आप जाके वहाँ मौके पर देख सकते हैं। सर आपने जहाँ तक खेत में मेड़ की बात करी तो एक मुझे बड़ा अच्छा वाकया याद आ गया है। बांदा के पास के एक कोई ब्लॉक है, वहाँ पर मैंने पढ़ा था, इंडिया टुडे ने उसको छापा था, खेत में मेड़, मेड़ में पेड़ करके। ये योजना सर इतनी अच्छी थी, जिसको लेकर के जल शक्ति मंत्री जो महेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने इसको सरकारी तौर पर लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में। और वास्तव में सर ये अगर योजना पूरे देश में अगर शुरू होती है तो वास्तव में जो पानी की प्रॉब्लम्स हमारे किसानों को है वो ख़त्म हो जाएंगी। सर अब आगे की बात करते हैं। हर साल आप हजारों 100-200 जितनी भी कन्याएं हैं उनका विवाह करवाते हैं आप। तो सर मैं सबसे मेन पॉइंट ये पूछना चाहता हूँ, शिक्षा को लेकर के आप किस तरीके से काम कर रहे हैं इस न्यास के थ्रू? पहले तो चीज सुधार लो कि हजारों कन्याओं की शादी नहीं कराई। अभी तो हमने केवल 21 लड़कियों की शादी कराई है, और वो प्रयास 2-3 साल से चल रहा था, कोरोना के कारण हो नहीं पाया।
मेरे तो मन में था कि कई लोग ऐसे हैं जो लोग बैठे हैं जिनकी दिक्कतें हैं, उनको करना चाहिए। सामूहिक विवाह वगैरह सरकार करती है, वो लोग करना चाहिए। जो काम बाकी लोग करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। हमने जो काम किया है, मेदांता अस्पताल दिल्ली के जो बड़े डॉक्टर हैं उनको नौगांव शहर में 2 बार लाए। एक बार में 1600 लोगों को 2 दिनों में पूरी शरीर की जांच कराई, उनको इलाज कराया, और जो गंभीर बीमार थे उनको गुड़गांव मेदांता में ले जाकर के न्यास के लेटर हेड पे उनको 15% दवाइयों में इलाज में छूट की भी व्यवस्था की। सर मिनी ऐसे हॉस्पिटल चार आप ऐसे एक मिनट पूरी बात करने दो। जी, सर। 4 ऐसे बड़े कैंप हम अभी लगा चुके हैं, 2 नौगांव में, 2 सतना में। कुल 14 स्वास्थ्य शिविर हम लगा चुके हैं। प्रयागराज में माघ मेले में लोग भोजन पानी कराते हैं, हमने वहां भी आंखों का और कान का कैंप कराया है। एक मरीज को 7,000 रुपए कीमत की मशीन समाज के सहयोग से न्यास दे रहा है। स्कूलों में पानी की टंकियां लगाई हैं, पेयजल की व्यवस्था उसके लिए हमने व्यवस्था की। घर घर गांव में हैंडपंप थे, हमने सरकार की योजना से, शब्द द्वारा में सरकार की अनेक योजनाएं रहती हैं, उनका ठीक ढंग से पालन गांव में कराया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। वो हमने अपने गांव में किया है। गांव में बच्चे खेलें, नौजवान पीढ़ी तैयार हो, इसलिए एक स्टेडियम बनाया, एक ओपन जिम उसमें बन गई है, उसमें 10-12 प्रकार की खेल की सुविधाएं आज हैं। लोग ही उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिव हों, ऐसी हमारी भावना रहती है। हर गांव में बिजली नहीं थी, 2017 के पहले गांव में बिजली आई, पावर हाउस बना, गौशाला बनी, मुक्तिधाम बना, और उस गांव में हर खेत तक बिजली का कनेक्शन गया, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। हमने हर साल वृक्षारोपण के लिए बीज बांटे, वृक्ष बांटे, गांव भर में हर व्यक्ति ने पेड़ लगाए, आज वो पेड़ लहराते हुए दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, गांव के अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे, गांव के लोग जिन्होंने कभी गद्दे और बिस्तर नहीं देखे, उनको न्यास की तरफ से हमने गद्दे, बिस्तर, पलंग इनकी व्यवस्था भी की है, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसलिए धानुका ग्रुप के माध्यम से कृषि प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम आयोजित किए, उनको अच्छी खेती, अच्छे बीज, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, ये हमारा प्रयास है। सर ये तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सर किसान अगर समृद्ध होगा तो वास्तव में हमारा देश समृद्ध होगा, ये हर कोई कहता है। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। सर लेकिन मुख्य एक बिंदु, शिक्षा के लिए सर आप किस तरीके के कदम बढ़ाएंगे सर आप? शिक्षा के बारे में मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। सरकार ने आज इतनी अच्छी सुविधा बनाई है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। अच्छे अच्छे स्कूल है, अच्छे अच्छे टीचर हैं। हमारे गांव के टीचरों ने मिलकर के एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल को पूरा रेनोवेट कर दिया है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे। तो हम उन शिक्षकों को भी बधाई देते हैं कि उनमें भी प्रेरणा की भावना जगी। दूसरा, कोई भी व्यक्ति लगता है कि पढ़ नहीं पा रहा है, फीस जमा नहीं कर पा रहा है, तो हमने जो है उनकी फीस की व्यवस्था आदि के लिए हम करते हैं। हम ये काम हल्ला करके नहीं करते, हम चुपचाप उनका सहयोग करते हैं। दूसरा, पिताजी के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक पंडित गणेश प्रसाद मिश्र स्मृति हाई स्कूल नौगांव के निकट खोला है। हमने उसके लिए, हमारे भांजे ने जमीन दान दी है। उस स्कूल में लगातार जो मेधावी छात्र आते हैं उनको सम्मानित करते हैं। दद्दा जी संस्कृत में विशेष रुचि रखते थे, इसलिए संस्कृत भाषा में जो 10वीं 12वीं में नंबर 1 आता है उनको हम 11,000 रुपये नगद पुरस्कार हर साल देते हैं। अच्छा। और हर साल 4 सालों से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उस स्कूल के लड़के बच्चों को जो भी कापी, पेंसिल, किताब है, ये सब हम बांटने का लगातार काम करते हैं। कापियां और पेंसिल, पेन बात दिखने में बहुत छोटी लगती, लेकिन आज भी अनेक बच्चों को समय पे ये चीजें नहीं मिलती थी, वो भी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के माध्यम से हम निरंतर बांट रहे हैं। सर अब आने वाले समय में किस तरीके का रूपरेखा बना रहे हैं, किस तरीके का प्लान है आपका इस न्यास के थ्रू लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का? अभी आपको पता हो कि हमने जो है बुंदेलखंड मैराथन 2021 जनवरी महीने में की थी, जो एक बहुत बड़ा आयोजन था, देश भर में उसकी चर्चा हुई। सतना हमारा कर्मभूमि रही, तो हमने सतना में अभी 5 दिसंबर को मैराथन दौड़ की, जिसमें 2300 लोग दौड़ने आए। आपको खास बात बता दूं, 14 राज्यों के 94 जिले से 637 स्थानों से लोगों ने इस दौड़ में भाग लिया। और वो दृश्य आप यूट्यूब में देखेंगे तो अलग दिखता है कि कैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया के तहत हमने यह दौड़ आयोजित की। और पूरा तिरंगे ध्वज में, लाल सफ़ेद हरी टी शर्टों में सवेरे 6 बजे देश भर के लड़के लड़कियों ने दौड़ में भाग लिया, प्रमाण पत्र लिए। पूरी दौड़ डिजिटलाइज थी, रजिस्ट्रेशन से लेकर उनको प्रमाण पत्र तक और फीस भरने तक का काम भी डिजिटलाइज था। आप सेवा न्यास की वेबसाइट में जाके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। पूरे कोविड काल में हमने देखा कि परिवार बिखर गए, कई परिवार में सब लोग मर गए, कोई देखने वाला नहीं बचा। ऐसे बच्चों की देख रेख, परवरिश, हमने व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया और लगभग
स्वास्थ्य परिचर्चाएं 16 स्वास्थ्य परिचर्चाएं कोरोना काल में हमने की, जिसमें मेदांता के डॉक्टर से लेके बॉम्बे के मानसिक रोग विशेषज्ञ तक की सेवाएं उसमें दी। हैदराबाद के लोग जुड़े, दिल्ली के लोग, पूरे विश्व भर के एक एक कॉन्फ्रेंस में 8-8 हजार लोग मोबाइल से जुड़े होते थे। ये अपने आप में न्यास की विशेष उपलब्धि है। एक और मजेदार जो मैं आप कहना चाहता हूँ, आपने कहा क्या योजना आप बनाते हैं? योजना लोग बनाते हैं, हम तो उसमें लग जाते हैं, क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो गई है। अभी अभी आगे आने वाले रविवार 26 दिसंबर को छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक व्याख्यानमाला आयोजित है। उसका विषय भी बड़ा रोचक है। उसका विषय हमने रखा है कि बदलते परिवेश में संयुक्त परिवार की आवश्यकता, क्योंकि जो संयुक्त परिवार है वो सुखी है। जो अकेले अकेले शादी के बाद बढ़ते चले गए, उनके घर में सुख शांति नहीं है। आज भी भागवत कथा में हम सुन रहे थे। तो ऐसे ऐसे विषयों पे हम एक परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं, और ये 5वां व्याख्यानमाला है जो आगामी रविवार 26 तारीख को छतरपुर में होगा। सतना में हमारी कर्मभूमि रही है, वहाँ पे हम एक अभियान चलाते हैं, अपना सतना हरा भरा सतना। ग्रीन एम्बुलेंस की अवधारणा करिए, जो कहीं अभी नहीं है। एक एम्बुलेंस रहेगी, उसमें जो है पेड़ रहेंगे, स्टैंड रहेगा। आपके घर में किसी का जन्मदिन है, आपके घर में किसी की पुण्यतिथि है, कोई और अवसर है, हम केक काट के 500, 1000, 2000 का खर्च कर देते हैं। एक स्टैंड हम लेकर के 1500 रुपये लेकर के पेड़ लगाएंगे, और पेड़ 5 साल तक हम उसको पूरा बड़ा करके सतना में तैयार कर रहे हैं। सर, ग्रीन एम्बुलेंस के तहत? ग्रीन एम्बुलेंस के तहत। और हमने उसका अभियान दिया अपना सतना हरा भरा सतना। अभी अभी सतना में जो दूसरा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कंबल बैंक। इतनी ठंडी अभी पड़ रही कि 4 डिग्री और 1.2 डिग्री टेम्परेचर भी आया है। तो हमने कंबल बैंक बनाए, 1000 कंबल की व्यवस्था की, और उन कंबल बैंक में हमने कहा कि शाम को 4 बजे से 8 बजे तक कोई भी ले जा सकता है। कई मरीज आते हैं अस्पताल में, उनको पता है रात को आ गए गाँव से, दिक्कत है, हम कंबल में निःशुल्क उनको देंगे, और उनका आधार कार्ड पर नोट कर लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे। अगर वो उसका काम पूरा हो गया और वो वापस चला गया तो हम उसका कंबल वापस भी ले लेंगे, क्योंकि हर जरूरतमंद को मिले। हम खैरात में कोई चीज बांटते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। हमारे न्यास का उद्देश्य था कि जरूरत का उपयोग करे और जरूरत के बाद उसको लौटा दे, ये भी उसकी महानता है। तो ये कंबल बैंक जल्दी ही 1-2 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और ये कंबल बैंक ये कहाँ शुरू होगा? सतना में। सतना में हमने क्या है, हमारे जहाँ जहाँ मैं काम में रहा वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। मैं प्रोफेसर था तो स्टूडेंट लोग ही ये सब चला रहे हैं, और हमें कहने में बड़ी खुशी की बात होती है कि सतना का कंबल बैंक उन्हीं लोगों की अपनी सोच से शुरू किया है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र न्यास के संरक्षक हैं, सर अध्यक्ष हैं। तो सबसे खास बात तो मुझे इनकी ये लगी कि ग्रीन एम्बुलेंस के तहत जो पर्यावरण को स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने, जो इनका न्यास शुरू करने वाला है। साथ ही एक संस्कृत भाषा को एक प्रमोट करने की जो कोशिश कर रहा है इनका न्यास, वो वास्तव में एक बहुत ही प्रशंसनीय इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा देव भाषा है और इसका धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। वास्तव में इस तरीके की जो पहल है इस न्यास के द्वारा, ये कहीं ना कहीं रंग लाएगी आने वाले समय में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ।